हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू योर पीडिया। अगेन हम लोग करने वाले हैं जो हमारा सीरीज कंटिन्यू हो रहा है एनवायरमेंटल साइंसेस फॉर गेट 2022। तो उसकी प्रिपरेशन में वी आर मूविंग ऑन विद वन स्टेप अहेड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और एनालाइज करेंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो गेट 2021 में आए हुए हैं। ओवरऑल 3 to 4 वीडियोस के अंदर अलग अलग सेक्शंस में करते करते हम लोग एनवायरमेंटल साइंसेस के जो 2021 में जितने क्वेश्चन आए हैं गेट के वो हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सॉल्व किया था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्लीटली 3 to 4 वीडियोस के अंदर यू विल गेट द कंप्लीट क्वेश्चंस जो जो भी आए हैं सारे के सारे। दिस previous year question for GATE 2021 in environmental sciences. Okay, so without wasting any time, let's move ahead और इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। ये डायरेक्टली उठा रखें, डायरेक्टली क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की? ओके, हाईएस्ट प्रेफरेंस टू लोएस्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम कम करना चाहते हैं। ओके, कम करना चाहते हैं, वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहते। अब उसके बाद अगर हमारा वेस्ट को जनरेट भी होता है तो हम उसे रीयूज करना चाहते हैं। ओके, ताकि हम डायरेक्टली यूज करें। अब उसके बाद में एनर्जी रिकवरी आ सकता है एंड देन फाइनली अगर कुछ भी नहीं हो सकता उसे तो हम लोग लैंड फिलिंग या फिर उसको बार्जिंग इनटू सी या डिस्पोजल कर देते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। आप ये पहले नहीं कर सकते रीयूज एंड रिसाइकिल, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है हमें उसे कम करना है। ओके, रादर देन रीयूजिंग सबसे पहला काम होता है रिड्यूस करना। उसके बाद रीयूज एंड रिसाइकिल, फिर कुछ एनर्जी रिकवरी इन द फॉर्म ऑफ, हो सकता है कि यहाँ पे इंसिनरेशन करना पड़े। ओके, इंसिनरेशन करना पड़े तो हमें एनर्जी मिलती है थोड़ा उससे, और नहीं होता है तो फिर हम लैंड फिलिंग कर देते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए, वेरी सिंपल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If d is the depth of an aquifer through which a water is flowing, then the relationship between permeability K and the transmissibility T, okay, is given by, सिंपल सा किसके बराबर होता है, KD। ये आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। तो दिस T इक्वल टू KD। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस टाइप 1 सेटलिंग इन सेडिमेंटेशन टाइम? अब देखो, टाइप 1 जो सेटलिंग होता है वो किसके लिए होता है? फॉर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, फॉर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो कि सैंड हो सकता है, ओके, या क्ले हो सकता है, ग्रिट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये किससे होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई एक टैंक बना रखा है, ये यहाँ का वाटर लेवल है, तो धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सारे के सारे सॉलिड्स नीचे की तरफ सेटल होने लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेरी सिंपल। अगर टाइप 2 बोलता तो हमारा इसके अलावा इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता था, बट टाइप 1 बोला है तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ओके, SPL is the sound pressure level in decibels, and the relationship between SPL, the root mean square RMS sound pressure, and the reference pressure P naught is expressed as, very simple, correct A, 20 log 10 P upon P naught। ओके, जब हम इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, ओके, तो इंटेंसिटी में हम लोग लिखते हैं I अपॉन आई नॉट। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आपको कोई और इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल निकालना है या कुछ भी निकालना है, एवरेज निकालना है, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। सिर्फ ये एक इकलौता रिलेशन है जिसमें I इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। हमारे गेट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम इन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करते। ओके, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो टोटली एंड टोटली इससे सॉल्व करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। ओके, जो भी आता है दिस इज इन डेसिबल्स, डीबी।
इसके टर्म्स में आता है। तो इन्होंने ये पूछ रखा है तो आपको बस पता होना चाहिए। एल से अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जो कि मैं क्लास में बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब कौन सा वाला सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल है। ओके, हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट्स, सबसे ज्यादा डिग्रेडेबल कौन सा है, हमारा फूड वेस्ट। तो या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा फूड वेस्ट होता है वही तो सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल होता है, बहुत जल्दी वो सड़ जाता है। अब उसने न्यूज़पेपर और पीवीसी बोला है। देखो, पीवीसी इज अ प्लास्टिक, प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, करेक्ट। प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, कॉमन सेंस है, फूड वेस्ट सबसे जल्दी डिग्रेड होगा। देन हमारा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी गल जाता है, वो भी सड़ जाता है, बट इट टेक्स टाइम मोर देन फूड वेस्ट, बट इट टेक्स लेस टाइम देन पीवीसी। पीवीसी इज सिंपली और प्लास्टिक। ओके, तो करेक्ट आंसर ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, ये सारे 1 1 मार्क के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बोथ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओके, ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए आया था। तो आपको 2 ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब भले आपको ओजोन डिप्लीटिंग ना पता हो, ओके, अगर आपको ओजोन डिप्लीटिंग नहीं पता है तो आपको ग्रीन हाउस तो पता होंगे। ओके, अब ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2 है, N2 का हमें नहीं पता, ठीक है, वैसे होता है पर हमें नहीं पता। ओके, हम क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग कौन कौन से हैं, एक ए और एक सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी को पता होगा। ओके, और दूसरा क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी, हाइड्रो, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दिस इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। पहले हम लोग CFCs का यूज करते थे। ओके, CFCs का यूज करते थे, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती थी, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन आप लोगों को पता होगा, या नहीं भी पता है तो, जैसे एक एटम ऑफ क्लोरीन, ओके, 1 atom of chlorine can destroy, it has the potential to destroy 1,000 atoms or molecules of ozone. ओके, इसको एटम की जगह मॉलिक्यूल करते हैं, दिस इज मॉलिक्यूल एंड लेट्स से दिस इज आल्सो मॉलिक्यूल। ओके, what molecule of chlorine can actually destroy, it has the potential to destroy nearly 1,000 molecules of ozone। इतना ज्यादा परेशान करता था ये, तो इससे ओजोन डिप्लीशन होने लगा। ओके, अब ओजोन डिप्लीशन होने लगा तो हमने CFCs को बैन कर दिया। ओके, अब CFCs की जगह जो हम इंट्रोड्यूस किया कूलिंग करने के लिए, दैट वाज HFC। ओके, HCFC। अब इससे क्या होने लगा, इससे ग्रीन हाउस गैस, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, anywhere it was also a ozone depleting substance, but more of like it is global warming, ये ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा करता। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड सी, बिकॉज CO2 से तो ओजोन डिप्लीटिंग होता नहीं है एंड N2O से भी नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर एनीवे क्या बचते हैं, ए एंड सी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ विंड रोज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ meteorological conditions, which of the following is are included in this representation, wind rose diagram। ओके, विंड रोज डायग्राम बेसिकली 2 पार्ट निकालने के काम आता है। एक तो हमारा होता है विंड स्पीड और एक होता है विंड का डायरेक्शन। ओके, ये विंड की स्पीड कितनी है और विंड का डायरेक्शन कितना है, मिक्सिंग हाइट वो नहीं बताता। ये क्वेश्चन भी MSQ है। अब इसमें यह भी बताता है कि जो विंड स्पीड है और विंड डायरेक्शन कितने टाइम के लिए आ रहा है, कितने टाइम से आ रहा है, विंड रोज डायग्राम ये भी बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, B, C एंड D। अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा ये चीज, जब हम एयर पॉल्यूशन पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। बहुत सिंपल सा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एटलीस्ट आप B एंड C को तो टिक करते ही करते हैं।
अगर आप डी नहीं भी कर रहे हैं, आपको परसेंटेज ऑफ टाइम नहीं पता है, देन इट इज फाइन, इट इज लाइक ओके कि आपसे एक क्वेश्चन ना हो, बट मिक्सिंग हाइट को टिक कर देना बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, सी एंड डी। नेक्स्ट चलते हैं। अ फ्लॉक्यूलेशन टैंक used for treatment, water treatment, has a velocity gradient g equal to 800 second inverse. The volume of the tank is 40 meter cube and the dynamic viscosity of the water is 9 into 10 to power minus 4 Newton second per meter square. Okay, the theoretical power required to maintain the given velocity gradient without considering any kind of losses and all, हमें क्या बताना है? What is the theoretical power required? तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है P upon mu into V, okay. G square mu V equal to power, and this will come in watts. ओके, तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 800 स्क्वायर, म्यू का वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू वॉल्यूम इज 40। ओके, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, टू थ्री जीरो फोर जीरो वाट्स, दिस इज पावर। हमें पूछा किसमें? बहुत ज़रूरी है, किलो वाट्स में। तो दिस विल बी 23.04 किलो वाट्स। ओके, अगर आपने 23.04 लिख दिया तो आपको वापस से जीरो मिल जाएगा। क्यों? राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो गेट में करेक्ट आंसर क्या है? ओनली 23, ना कि 23.04। अगर आपने 23 के अलावा 23.04 या कुछ भी और लिखा पॉइंट के आगे, तो यू विल गेट स्ट्रेट अवे जीरो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25। ओके, दिस इज ऑल्सो अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन है। Water jet discharging from a 4 centimeter orifice, okay, has a diameter of 3.5 centimeter at its vena contracta. का मतलब थोड़ा सा लेट मी जस्ट, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, मान लो कि ये है हमारा पाइप। ओके, दिस इज पाइप। अब यहाँ पे एक प्लेट लगी है जिसके अंदर लेट्स सी दिस इज ऑरिफाइस, जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो दिस इज अ प्लेट, तो यहाँ से तो जा नहीं सकता है, सिर्फ होल यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसा आएगा, ये थोड़ा सा और कब प्रेस होगा एंड देन वापस से इधर जाने लगे, और यहाँ पे क्या बनते हैं? एडीज बनते हैं। ओके, दिस दिस इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा। दिस इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा। ओके, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 3.5 centimeter. Okay, the coefficient of velocity is defined as the ratio of actual velocity of the jet at vena contracta to the theoretical velocity of the jet. Okay, so coefficient of velocity हमें दिया है 0.98. Okay, the coefficient of discharge of the orifice will be, हमें coefficient of discharge बताना है। Okay, तो सिंपल सा CV into CC equal to CD. ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है 0.98, ये फॉर्मूला होता है। ओके, आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और सी सी, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ contraction. Okay, this is equal to area at, not of, area at vena contracta divided by area of orifice. So this is equal to pi by 4 इंटू डायमीटर दे रखा है 3.5 का स्क्वायर अपॉन पाई बाय 4 इंटू डायमीटर इज 4 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस विल गिव मी 0.765, 0.765
0.765। तो सिंपल सा वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। 0.98 into 0.765 equal to CD into 0.98, this will be equal to 0.75, 0.75। ओके, तो करेक्ट आंसर कितना है? 0.75। तो आपको जो रेंज निकली थी 0.74 से लेके 0.76 के बीच में, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, ऑलवेज रिमेंबर राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस जो भी दे रखा है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ना दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इसे सॉल्व करते हैं। अभी क्या दे रखा है इसमें? अ 200 सैंपल ऑफ वाटर हैज एन इनिशियल पीएच ऑफ 9। ठीक है, पीएच कितना है? 9। ओके, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एल्कलाइनिटी द सैंपल वाज टाइट्रेटेड यूजिंग 0.02 NH2SO फॉर एसिड। ओके, to an end point of pH equal to 4.5। now इसमें जो आपको डेटा दे रखा है ना कि pH 9 से 4.5, दैट इज ओनली फॉर डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन की, उसका कोई यूज नहीं है। इन द टाइट्रेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 25 ml ऑफ 0.02 N एसिड वाज रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, वापस यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे pH 9 से 4.5 होने में for 200 ml of solution or 200 ml of sample of water, it requires 25 ml of 0.02 N H2SO4। ओके, 0.02 N H2SO4, राइट। अब देखो, आपको क्या बताना है? व्हाट इज द टोटल एल्कलाइनिटी ऑफ द सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर एज NaHCO3। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये दे रखा होता यहाँ पे MgCO3 कुछ भी दे रखा होता, ओके, तो ये टफ नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग 25 ml को यूज कर रहे हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, ओके, तो 0.02, लेट मी राइट, इसको थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे हमारा मोलैरिटी, ओके, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, ये हमारे लिए क्या आता है? मोलैरिटी आता है। अब नॉर्मेलिटी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सेम। किसके आएंगे? H2SO4 के। ओके, तो यहाँ पे n हमारे लिए कितना है? 0.02 इक्वल टू, इसको n ही रहने देते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पूरा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 25 ml। तो अगर मैं इसको लीटर में करता हूँ, 25 डिवाइड बाय 1000। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे? 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसे सॉल्व करने से मतलब ये किसके हैं? H2SO4 के। ओके, हमें क्या बताना है? एल्कलाइनिटी। ओके, हमें बताना है एल्कलाइनिटी एज NaHCO3। एल्कलाइनिटी एज NaHCO3। ओके, तो ये किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, दिस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हो सकता है आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन चल रहा है, तो हो सकता है कि थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, बट जब क्लास के अंदर होते हैं तो हर एक इतने सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं कि चीजें समझ में आ जाती है। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 5 इंटू 10⁻⁴, दिस इज इक्वल टू वेट
इसके कितने वेट हैं, कितना ग्राम है ये, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। नाउ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaHCO3 ये होता है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे करते हैं ऊपर चलते हैं। NaHCO3 का इक्विवेलेंट कितना है? सोडियम के लिए 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 16, एक एटम का, तो ये 16 इंटू 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ आएगा 87। ओके, तो ध्यान रखेंगे इसका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज 87/1। जब हम CaCO3 की बात करते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आता है दैट इज कैल्शियम का 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 48 डिवाइड बाय 2। दिस 2 इज नथिंग बट योर वैलेंसी फैक्टर। अभी के लिए आप समझो NaHCO3 का जो वैलेंसी फैक्टर है दैट इज 1। ओके, और ये जो वेट आएगा दिस विल बी इन ग्राम्स। ओके, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो वेट कितना आ जाएगा हमारे पास में, 43.5 मिलीग्राम एज NaHCO3 एज NaHCO3। अब देखो एक चीज समझो, ये जो हमारा 43.5 मिलीग्राम आया है ये किसमें आया है, 200 ml में आया, 200 ml में। हमें क्या बताना है, इन मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में। अब कॉमन सेंस चलो, अगर आपको 43.5 मिलीग्राम आ रहा है इन 200 ml, ओके, तो 1 लीटर में कितना आएगा, 1 लीटर में डिवाइडेड बाय 200, सिंपल सा, 217.5 मिलीग्राम पर लीटर। वेरी सिंपल, यूनिटरी मेथड लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ओके, 217.5 पे बाद में आते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो प्योरली एंड प्योरली केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये। ओके, जो अभी मोस्टली कुछ स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर बैच में, ये वाली चीज स्टार्ट हो जाएगी। इसको समझना बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड ऑल, ये सारी चीज कैसे हुई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 217.5, यानी नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला 210। इसमें पीएच का कोई लेना देना नहीं है। ओके, पीएच से कोई बहुत खास लेना देना नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 210। ओके, आई होप समझ में आया होगा। दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। पूरे पेपर में एक ये और एक क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको सॉल्व कराया था, ये दोनों टफ है। अब NaCO3 की जगह MgCO3 आ सकता है, Na2CO3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In air pollution, which of the following is are classified as primary pollutant? ओके, एक हमारा होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ओके, और दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, जो एयर में 2 या 3 प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलके एक नया पॉल्यूटेंट बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, तो इसके अंदर ये हमारा प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, दिस इज नॉट प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी। यानी करेक्ट आंसर क्या है, ए बी एंड डी। ओके, ए बी एंड डी, देयर आर बेसिकली 7 पॉल्यूटेंट्स जो कि हमारे सेकेंडरी होते हैं, आपको एज इट इज याद रखने हैं। ओके, तो सारे के सारे एज इट इज याद रखने हैं, वो सारे हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ऑलराइट, तो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे। नेक्स्ट सीरीज में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको कोई और नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके रिलेवेंट भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो टिल देन अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और ऑन द टीम ऑफ योर पीडिया, हम इस तरीके से आपके लिए और क्वेश्चंस भी लेके आते रहेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।